दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल सुवानी एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर सी-टेट और अदर टेट की तैयारी कराई जाती है, जैसे बी-टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, हरियाणा टेट हो गया। माने जिस भी स्टेट की टेट परीक्षा होती है उसकी भी तैयारी कराई जाती है। तो इसी संबंधित हमने एक चैप्टर आज लेकर आया है जिसका नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलबर्ग साहब ने दिया था। तो आइए कोहलबर्ग साहब के बारे में कुछ जानते हैं कि इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत जो है किस बेस पर दिया था। तो देखिए दोस्तों, हमने ये नोट्स अपने हाथों से बनाया है। आइए आपको दिखाना चाहते हैं, ये देखिए, पढ़ के सुनाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के बच्चों से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करके सिद्धांत प्रतिपादित किया है, सिद्धांत को तैयार किया है। ठीक, कोहलबर्ग के अनुसार जब बालक को नैतिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है तो उनकी तार्किकता अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब देखते हैं नैतिकता क्या होती है। नैतिकता को इंग्लिश में मोरालिटी बोलते हैं। नैतिकता को इंग्लिश में मोरालिटी बोलते हैं। यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चे अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। कोहलबर्ग के बारे में जान लेते हैं। अभी तो नैतिकता के बारे में जाने, अब कोहलबर्ग के बारे में जान ली। कोहलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक थे जो अमेरिका के रहने वाले थे, जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इसीलिए इनको हमने दोस्तों यहाँ कवर किया है। कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक, अब आगे आइए। कोहलबर्ग अपने प्रयोग में छोटी कहानी को उपस्थित करके उससे संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछते थे। तो हम लोग जरा देख लेते हैं कहानी क्या है। एक छोटी सी कहानी है, इसको हम लिखे हुए हैं, आप लोग को दिखा देते हैं, सुना भी देते हैं और आप लोग शायद कॉपी में नोट डाउन भी कर लेंगे। ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कई बार सी-टेट में क्वेश्चन आ चुका है। तो आइए शुरू करते हैं। यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद इसकी जान बच जाए। वह एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने तभी की थी। दवाई बनाने का खर्च बहुत था और दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज्यादा पैसा मांग रहा था। उस औरत का इलाज कराने के लिए उसका पति हिंज उन सब के पास गया जो उनके जानने वाले थे, जिससे वह जानता था। ठीक, सभी के पास गया, सभी से उसने मदद मांगी। उसे केवल कुछ पैसा ही, सभी जानने वालों के पास वो गया। जाने के बाद उसे पैसे तो मिले लेकिन कम पैसे मिले। दवाई के दाम से आधे ही पैसे मिले। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वे इस दवाई को सस्ते में दे, वह उसके बाकी पैसे बाद में देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर बहुत पैसा कमाऊंगा। तब हिंज ने मजबूर होकर उसी दुकान को तोड़कर वे दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा लिया। क्या हुआ, जब दुकान बंद हो गई, दुकानदार चला गया, तो उन्होंने जा करके उस दुकान का तोड़ दिया। तोड़ करके अंदर घुस के वो दवाई निकाल लिया जिससे उसकी पत्नी की जान बच सकती थी। ठीक, तो यहाँ हिंज ने क्या किया, चोरी किया। इस कहानी के आधार पर कोहलबर्ग दो बातों पर बल दिया। ठीक, इसमें दो बात क्या है। पहला बात तो है कि अगर दवाई चोरी करते हैं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, अगर नहीं करते हैं तो हमारी पत्नी मर जाएगी। ठीक, तो अब इसके अंदर क्या हो गया, नैतिक दुविधा उत्पन्न हो गई कि हम क्या करें। नैतिक दुविधा के बारे में आइए हम लोग जान लेते हैं कि नैतिक दुविधा को इंग्लिश में बोलते हैं मोरल डिलेमा। क्या बोलते हैं, नाम याद रखें, मोरल डिलेमा। सही और गलत के बारे में डिसीजन
लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। हिंज चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी, ये नैतिक दुविधा हो गई। दूसरा है नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग। नैतिक तर्कना के बारे में देखते हैं क्या है। मोरल रीजनिंग, सही और गलत में किसी एक को चुनना ही नैतिक तर्कना कहलाता है। सही और गलत में किसी एक को चुनना ही नैतिक तर्कना कहलाता है। ठीक, ये तो हो गई कोहलबर्ग साहब के बारे में। अब हिंज के बारे में हमने बता दिया, अब कहानी के बारे में भी आपने सुन लिया। अब देखिए, आप पढ़ते हैं कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर बताए। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए। ठीक, पहला लेवल को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग तीनों लेवल के बारे में। पहला लेवल है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसकी उम्र होती है 4 से 10 वर्ष। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। ठीक, इस अवस्था में 2 भागों में बांटते हैं। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया। पहला है दंड एवं आज्ञा पालन। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिले। दूसरा है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इस अवस्था को जैसे को तैसा की अवस्था भी कहा जाता है। टिट फॉर टैट की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही व्यवहार दूसरा भी उसके साथ करेगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एक बच्चे ने किसी बच्चे की पेंसिल तोड़ दी तो वो बच्चा भी इस बच्चे का कलम तोड़ देगा, पेन को तोड़ देगा। ठीक, यानी जैसे को तैसा। तो मेरा पेंसिल तोड़ा, ये ले मैंने तेरा पेन तोड़ दिया। यही इसकी उदाहरण है। तो समझ गए साधनात्मक सापेक्ष की अवस्था के बारे में। आगे देखते हैं रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज। ये दूसरा नंबर का स्तर है। आप स्तर को याद रखें। पहला स्तर आपको बता ही दिए, दूसरा ये रूढ़िगत नैतिकता का स्तर है, इसको याद रखें। 3 ही स्तर है दोस्तों जिसको आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक, इसकी आयु सीमा की बात करें तो 10 से 13 वर्ष होती है। आइए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने समावेशित कर लेता है। क्या कर लेता है? अपने में ढाल लेता है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने में समावित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही या गलत का निर्णय करता है। इस अवस्था के भी 2 भागों में बांटा गया। क्या क्या गया? इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया। पहला है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यानी गुड बॉय गुड गर्ल। ठीक, दूसरा है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। उन्मुखता का मतलब होता है सीखना, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ठीक, आइए इसको देखते हैं। कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता क्या है? इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने की भावना विकसित हो जाती है। इसमें बच्चों में जो नियम कानून सोसाइटी में जिससे लोग करते हैं, जैसे चलते फिरते हैं, सारा चीज सिस्टम के अनुसार, सोसाइटी के अनुसार, समाज के रूल रेगुलेशन के अनुसार बच्चे भी अपने आप को वो नियम कानून को अपने अंदर में फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आइए अगला तीसरा जो लेवल है वो है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ठीक, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इसको बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके बारे में डिटेल से आगे वीडियो बनाएंगे दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए
यहीं पर इसको रोकेंगे, बस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस अवस्था में बच्चों को नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है। यह नैतिकता का सबसे उच्च स्तर होता है। इसमें नैतिकता का ज्ञान बच्चों में होता है। तो तीनों स्टेज को याद रखें। पहला हमने बता दिया, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ठीक है, पहला स्तर को देख लीजिए, याद नोट डाउन कर लीजिए। प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इसको भी आप देख लीजिए। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ये तीनों स्तर को आप याद रखेंगे, नोट डाउन कर लें। इसकी आयु सीमा भी याद रखें। प्राक रूढ़िगत जो नैतिकता का स्तर होता है, इसका आयु सीमा 4 से 10 वर्ष होता है। इसमें मुख्य बिंदु होती है दंड एवं आज्ञा का पालन। दूसरा होता है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। दूसरा लेवल में आप देख लीजिए रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसमें आपको होता है, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर में क्या होता है कि दो बात इसमें भी होता है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की का गुण इसी के अंदर में आता है, और कानून व्यवस्था का गुण। आप देख लीजिए रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इसमें उच्च स्तर का नैतिकता का ज्ञान, इसमें उच्च स्तर के नैतिकता का ज्ञान बच्चों में आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों अभी हम नए हैं, कॉपी पर लिख कर ही हम वीडियो बनाते हैं। दोस्तों हमारे पास व्यवस्था की कमी है। दोस्तों हमारा सपोर्ट करें। हम इसी तरह का कंटेंट अपने हाथों से लिखकर बेहतर से बेहतर आपके बीच लाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर ये टॉपिक को आप स्किप नहीं करते हैं, देख लेते हैं, तो जरूर है आपको कुछ न कुछ फायदा जरूर मिलेगा। अगर जरूर फायदा मिलता है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, ताकि दोस्तों हम इससे भी बेहतर मोटिवेशन के साथ वीडियो बना के आपके बीच ला सके। तो दोस्तों कोहलबर्ग साहब के बारे में जो भी मोटी तथ्य थी वो हमने आपके बीच रखा, आपके बीच समझाने का प्रयास किया। आप लोग इसको 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो मुख्य बातें आपको याद हो जाएगी और आपके परीक्षा में आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।